हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लीनियर अलजेब्रा के लेक्चर में हम एक और थ्योरम करेंगे एंड दिस थ्योरम इज रिलेटेड टू डायमेंशन ऑफ सबस्पेस. So statement of the theorem is, if W is subspace of a finite dimensional vector space V over field F, then dimension of W is less than equal to W of dimension of वेक्टर स्पेस V. एंड इसके साथ एक पार्ट और है कि अगर W और V सेम होते हैं तो दैट implied बाई डायमेंशन ऑफ W विल बी डायमेंशन ऑफ V. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को करेंगे. तो हम मान लेते हैं कि लेट डायमेंशन ऑफ V जो है वो n है. देन सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि W जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल है. ऐसा भी हो सकता है ना कि अब डेफिनेटली V जो है वो तो फाइनाइट है तो हमने उसके मान लिया कि डायमेंशन n है. डायमेंशन n मींस डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस n, मतलब कि उसकी बेसिस में n एलिमेंट होंगे. तो डेफिनेटली W भी फाइनाइट ही होना चाहिए. तो वो सबसे पहले प्रूव करेंगे. तो हमने यहाँ पे मान लिया कि सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि W इज फाइनाइट डायमेंशन. तो इफ पॉसिबल हम मान लेते हैं कि अगर इफ पॉसिबल W is not finite dimensional. अगर ये finite dimensional है तो डेफिनेटली क्या होगा, फिर ये इनफिनाइट होगा. हमने ये मान लिया. तो अगर इनफिनाइट है तो टेक V1 VA infinite basis, infinite basis of W. ठीक, क्योंकि है तो ये सब स्पेस है तो डेफिनेटली बेसिस होगी. अगर ये नॉट फाइनाइट है मतलब इनफिनाइट होगा डेफिनेटली फिर, लेकिन इनफिनाइट है तो उसकी कोई ना कोई बेसिस होनी है. हमने मान लिया कि इसकी बेसिस जो है वो V1 है. और डेफिनेटली अगर ये फाइनाइट नहीं है तो इसकी बेसिस भी इनफिनाइट बेसिस होगी. ठीक. तो अगर ये बेसिस है तो डेफिनेटली देयरफॉर B1 इज लीनियर इंडिपेंडेंट. लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होगा इन W. और डेफिनेटली W एलिमेंट कहाँ से ले रहा है, और V से. इसका मतलब है जो V1 है वो लीनियर इंडिपेंडेंट हो गया इन कैपिटल V. बट V1 इनफाइनाइट है और हमारा जो V वो तो फाइनाइट है. यहाँ पे लिख देते हैं, बट द सेट V1 इज इनफाइनाइट. इनफाइनाइट के साथ में एक और है कि ये इंडिपेंडेंट भी है ना. क्योंकि बेसिस है तो ये इंडिपेंडेंट भी है. इनफाइनाइट सेट इंडिपेंडेंट है ना. सो दे दस
V1 is linear independent subset of a V having more than n elements. ठीक, क्यों हो गया मोर देन n? क्योंकि ये इनफाइनाइट है तो डेफिनेटली इसके पास ज्यादा एलिमेंट होंगे, n से तो ज्यादा ही होने, क्योंकि v के पास तो डायमेंशन में n ही एलिमेंट है। ठीक, तो डायमेंशन से ज्यादा अगर एलिमेंट हो, डायमेंशन n है और वो इंडिपेंडेंट सेट जो वो n से ज्यादा, तो डेफिनेटली ये v1 जो होगा वो तो फिर लीनियर इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, फिर तो देयर इंप्लाइज v1 इज लीनियर डिपेंडेंट सेट। ठीक, बात समझे कि नहीं समझे? देखो, हमारे पास अगर किसी वेक्टर स्पेस के बेसिस मान लो, बेसिस में तीन एलिमेंट है, v1 v2 और v3, और ये इंडिपेंडेंट है, तो अगर हम ये इंडिपेंडेंट और अगर इसमें एक एलिमेंट और डालते हैं, ठीक, क्योंकि बेसिस भी है साथ में, एक एलिमेंट अगर इसमें और ऐड कर देते हैं, v4 कर देते हैं, तो डेफिनेटली ये जो सेट हो जाएगा फिर वो लीनियर डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि बेसिस से ज्यादा एलिमेंट कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। अगर बेसिस से ज्यादा एलिमेंट इंडिपेंडेंट हो रहे हैं तो फिर बेसिस आपकी वो ज्यादा एलिमेंट वाली होनी फिर। ठीक है, तो बेसिस में एलिमेंट n थे, लेकिन b1 के पास n से ज्यादा एलिमेंट है, तो डेफिनेटली b फिर क्या होगा? लीनियर डिपेंडेंट होगा, एंड विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? विच इज नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज v1 तो हमने क्या बोला था, तो बेसिस है, और अगर ये बेसिस है तो बेसिस कभी भी लीनियर डिपेंडेंट थोड़ी होती, विच इज कंट्राडिक्शन। ठीक, इसका मतलब कि हमारी सपोजिशन थी जो गलत थी, देयरफॉर आर सपोजिशन इज रॉन्ग। क्या माना था हमने? गलत क्या माना था? हमने मान लिया था कि ये जो W है वो फाइनाइट है ही नहीं, मैं बोलते इनफाइनाइट है। तो कैसे कंट्राडिक्ट किया हमने? हमने क्या किया, इनफाइनाइट है तो इसकी बेसिस में भी एक v1 इनफाइनाइट बेसिस ले ली W की, और वो इनफाइनाइट है तो वो इंडिपेंडेंट होगा, और W में है, और W के एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं? V से आ रहे हैं, इसका मतलब B में वो जो B1 है वो लीनियर इंडिपेंडेंट के साथ जो एलिमेंट है वो V में भी होंगे, और हमारे पास B1 एक इनफाइनाइट सेट मिल गया V के अंदर जो इंडिपेंडेंट है, और उसके एलिमेंट n से ज्यादा है, ये तो हो ही नहीं सकता कभी। ठीक, क्योंकि जो V है वेक्टर स्पेस है, उसके पास के डायमेंशन में तो मैक्सिमम इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने होंगे? n होंगे, क्योंकि बेसिस उसका n है, n से ज्यादा है इधर, तो डेफिनेटली B1 क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। तो यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे हम इसको बोल रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट है, तो कंट्राडिक्शन हो गई ना। इसका मतलब हमारी सपोजिशन ही गलत थी। तो इससे क्या प्रूव हो गया? इससे ये प्रूव हो गया कि W इज हेंस W इज ए finite dimensional subspace of, ठीक,
अब हमने ये प्रूव करना है कि इसकी जो डायमेंशन है वो इसकी जो डायमेंशन है वो v की डायमेंशन से कम होगी। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हमें सबसे पहले ये प्रूव करना पड़ेगा इसकी जो ये डायमेंशन है इससे कम है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि नाउ वी विल प्रूव नाउ वी विल प्रूव dimension of w is less than equal to dimension of v। ठीक है, तो let dimension of w is equal to p, और v के तुमने पहले मान रखा है। इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि that is we will prove p is less than equal to n। ठीक, तो अगर w की डायमेंशन p है तो इसकी बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, p ही एलिमेंट होंगे। तो लेट बी w1 w2 so wp v a basis of w। तो डेफिनेटली p आपका क्या होगा, v इज लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इन w। ठीक, और अगर ये w में इंडिपेंडेंट है तो ये डेफिनेटली इंडिपेंडेंट होगा इन v, क्योंकि v w जो है वो v का सबसेट है। तो इससे क्या हो गया, एज we know that every independent subset of a vector space can be extended to a basis। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ रखा है, इसको लिख ही देते हैं। as every linear independent set, एक्सटेंशन थ्योरम पढ़ी है हमने, every linear independent subset of a vector space can be extended to a basis। ठीक, इसका मतलब ये जो भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट है उसको हम बेसिस तक ले जा सकते हैं। अगर उस सेट में जो इंडिपेंडेंट है वो डायमेंशन के बराबर ही हो गया तो वहां पे रुक जाएगा, अदरवाइज उस पे कुछ टर्म्स और वेक्टर्स और ऐड हो जाएंगे। तो एक्सटेंशन थ्योरम जैसे हमने करी है। सो देयर इज देयर एग्जिस्ट a basis S of V such that V is subset of S। ठीक, तो इस जो यहाँ पे V हमारे पास इंडिपेंडेंट सेट है
बी जो बेसिस है ये इंडिपेंडेंट है सेट किसका, कैपिटल वी का। ठीक, क्योंकि वी बी जो है वो बेसिस है डब्ल्यू का, लेकिन बी बेसिस आपका कैपिटल वी का नहीं है। तो लेकिन इंडिपेंडेंट सेट तो है वी में, तो इस बी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू मेक बेसिस ऑफ वी, वेक्टर स्पेस वी। तो वही लिखा हमने कि कोई भी लीनियर इंडिपेंडेंट सेट वेक्टर स्पेस के अंदर है तो उसको हम बेसिस बना सकते हैं। ठीक, तो बेसिस बनाना है तो यहां पे हमने एस ले लिया। तो इसका मतलब बी को हम बी में कुछ वेक्टर ऐड करके उसको बेसिस बना सकते हैं, जो बेसिस बनेगी दैट विल बी एस। तो वो जो बी है हमारा वो डेफिनेटली एस का क्या होगा, सबसेट होगा। हो सकता है ये इक्वल ही हो, अगर डायमेंशन जितने बी के बेसिस में एलिमेंट है उतने डब्ल्यू में हो तो सेम भी हो सकता है ना। या अगर डब्ल्यू का डायमेंशन वी के डायमेंशन से कम है तो डेफिनेटली बी बेसिस के पास कम एलिमेंट होंगे और एस में ज्यादा होंगे। ठीक, तो जैसे एक्सटेंशन में पढ़ा है हमने, एक्सटेंशन थ्योरम में वी को हम एक्सटेंड कर सकते हैं टू बेसिस एस। तो इन दैट केस जो नंबर ऑफ number of elements of या इन एलिमेंट्स इन बी डेफिनेटली लेस देन होंगे या इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एलिमेंट इन एस। ठीक, ये हमने कहां से लिखा, फ्रॉम दिस। ठीक, तो बी में कितने एलिमेंट माने थे हमने, पी, और एस की बेसिस में कितने एलिमेंट होंगे, एस के पास कितने एलिमेंट होंगे जितना वी का डायमेंशन है। तो वी का डायमेंशन कितना है हमारे पास, वी का डायमेंशन एन है, तो डेफिनेटली एस जो बेसिस है उसमें कितने एलिमेंट होंगे, एन नहीं होंगे। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो यहां से क्या प्रूव हो गया, यहां से ये प्रूव हो गया कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। तो आई थिंक थोड़ा सा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, डब्ल्यू की डायमेंशन पी मिली, उसका बेसिस बी ले लिया, और बी जो है उसके पास पी एलिमेंट होंगे। फिर हमने बोला बी जो है वो इंडिपेंडेंट सेट है इन डब्ल्यू में, तो वही बी सेट जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया वेक्टर स्पेस वी में। अब हम ये बोल रहे हैं कि जो वेक्टर स्पेस वी में बी हमें इंडिपेंडेंट सेट मिला है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं वेक्टर स्पेस वी की बेसिस तक। तो डेफिनेटली जो बी होगा दैट विल बी सबसेट ऑफ बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस वी। तो वो बेसिस हमने एस ले लिया, तो ये इसका सबसेट होगा। तो डेफिनेटली सबसेट का एलिमेंट जो होगा वो उसके सुपरसेट से तो कम ही होंगे। तो वो लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो ये तो एक पार्ट हो गया इसका प्रूफ। अब दूसरा पार्ट क्या था इसका, कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू और डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस वी इक्वल तभी होंगे इफ ओनली इफ डब्ल्यू और वी बराबर हो। तो ये प्रूव करते हैं अब। इसमें इफ ओनली भी है तो इट मीन बोथ केसेस हमें ये करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नाउ
हम ले लेते हैं लेट वी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? टू प्रूव डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w, ये प्रूव करना है हमने। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं सिंस w इज सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस v, there implies dimension of w is less than equal to dimension of v। क्यों जी? क्यों होगा ऐसा? बिकॉज हमने अभी प्रूव करा कि वेक्टर स्पेस का जो वेक्टर सबस्पेस की जो डायमेंशन होती है वो सबस्पेस की जो डायमेंशन होती है वो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से लेस देन इक्वल टू होती है। ठीक। सो गिव इट इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं हम। अगेन W और V अगर बराबर हैं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि V इज ए सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस W। क्यों? क्योंकि W और V बराबर है तो इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। तो यहां से क्या प्रूव हो जाएगा? यहां से फिर वही थ्योरम जो भी प्रूव करा, क्या कि जो सब स्पेस की जो डायमेंशन है दैट विल बी लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो इन दो को इक्वेशन वन और टू से क्या मिल जाएगा हमें? फ्रॉम वन एंड टू वी गेट डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w। यही प्रूव करना था हमने। ठीक। तो अब हम इसका उल्टा करते हैं। उल्टा माने तो क्या करना पड़ेगा? गिवन हो जाएगा डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ w, बराबर हो गया। और टू प्रूव क्या करना हमने? v इज इक्वल टू w, ये प्रूव करना है। तो इसमें क्या करेंगे हम मान लेते हैं कि डायमेंशन जो है v की, लेट वो n है, डायमेंशन ऑफ v की n मानेंगे तो डेफिनेटली w की भी n ही हो जाएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ गिवन ये दे आर इक्वल। अब लेट b इज ए बेसिस ऑफ w। ठीक है, ये हमने b जो है वो w का बेसिस मान लिया। तो अगर है तो डेफिनेटली लीनियर स्पैन ऑफ b जो है वो किसके बराबर आएगा? w के बराबर आएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बेसिस। बेसिस की दो ही डेफिनेशन, दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं। एक क्या होती है कि बी में जो वेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और दूसरा होता है लीनियर स्पैन ऑफ बी जो दैट विल बी इक्वल टू द वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे डब्ल्यू वेक्टर स्पेस है, बी इसका बेसिस है, लीनियर स्पैन ऑफ बी जो होगा वो डब्ल्यू के बराबर आना चाहिए, बेसिक। एंड बी हैज एन एलिमेंट्स। ठीक, बी के पास एन एलिमेंट्स। also also b is a सबस्पेस ऑफ कैपिटल V। ये भी है कि ये हमारे पास b जो होगा वो
सब स्पेस वर्ड गलत लिख दिया, यहाँ पे सबसेट, क्योंकि सबसेट ये तो सेट है, नॉट अ, यस, बी इज ए सबसेट ऑफ वी, एंड has n linear independent vectors. सबसेट भी है और n इसके लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी है, और बी की इसकी कैपिटल वी की डायमेंशन भी n नहीं है, और बेसिस के एलिमेंट भी n नहीं है। इसका मतलब यही वाला बी जो है वो वेक्टर स्पेस वी के लिए बेसिस का काम कर सकता है। ठीक, तो यहां पे हम लिख देंगे also dimension of v is equal to n। इस b के पास इधर v का सबसेट भी है, साथ में लीनियर n ही लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी हैं, और डायमेंशन भी n नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला b जो है वो डेफिनेटली कैपिटल v का बेसिस बन जाएगा, होगा ही होगा डेफिनेटली। देयर इम्प्लाइज v shall be basis of कैपिटल V। तो अगर ये होगा तो इसका मतलब ये जो लीनियर स्पैन ऑफ बी होगा वो डेफिनेटली किसके बराबर आएगा, कैपिटल V के बराबर आएगा। तो अगर हम इन दोनों को मर्ज कर लें, इसको और इसको, तो यहां से क्या प्रूव हो जाएगा इन दोनों से, सो देयरफॉर W इज इक्वल टू V। तो यही प्रूव करना था हमने। ठीक, तो वेरी सिंपल वन। और इस चीज को अगर समझ नहीं आए तो आप वीडियो दोबारा से पीछे करके इसको फिर दोबारा से फिर देखिए। अगर कोई डाउट फिर भी रहता है तो यू कैन कमेंट मी। ठीक है, तो आप इसमें मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।